चलिए देखते हैं 20 सवालों का ये सिलसिला हम शुरू करते हैं। और पेपर के एंड में, मतलब पेपर के एंड का कहने का मतलब वीडियो के एंड में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि किसके कितने सवाल सही हुए। आप अपना मूल्यांकन खुद ही करना। तो आ जाओ, चलो सेशन के एंड के बाद इसकी जो प्रिंटेबल पीडीएफ है कुछ इस प्रकार से 2 पन्ने की है, और ये हम अपने टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए डाल देंगे। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए, सबसे पहला सवाल आपके सामने है, और ये सवाल हमारा कहा गया है, जीडी का ही क्वेश्चन है, 2023 में जो पूछा गया पेपर हुआ था। कहा गया द पॉपुलेशन ऑफ बियर्स इन अ सिटी हैज बीन ग्रोइंग एट 3% एवरी ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ बियर इन द सिटी इज 21218, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ बियर 2 ईयर अगो। प्रतिशत का मामूली से सवाल कि एक शहर में भालुओं की आबादी हर साल 3% से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या हमारी इतनी है तो 2 वर्ष के पहले भालुओं की संख्या कितनी थी। जब भी हमारी कोई भी चीज की बढ़ने की बात आती है, ठीक है, क्रमागत तरीके से, तो हम उसे सक्सेसिव इंक्रीज लगाते हैं, या क्रमागत तरीके से कम होने की बात आती है तो सक्सेसिव डिक्रीज लगाते हैं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। ठीक है, 3% से जनसंख्या हमारी बढ़ी है, और कितने सालों के लिए बढ़ी है, तो 2 सालों के लिए। तो यहां पर हम बोलेंगे कि सर बात ऐसा है, 3% और 3% का सक्सेसिव कितना होगा। तो 3 और 3 का जो सक्सेसिव होता है, पहले आपने बता रखा है, पहले दोनों को गुना कर दो। 3 इंटू 3 हमारा कितना होता है, 9। 9 का मतलब 0 9, और 3 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है, यानी इतना होता है। ये आया कहाँ से? अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, और यहाँ पर आप यहाँ a की जगह 3, b की जगह 3 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। बाकी सक्सेसिव निकालने का जो शॉर्टकट होता है वो ये होता है, पहले दोनों को गुना किया जाना चाहिए, फिर दोनों को जोड़ना चाहिए, यानी इतने परसेंट से जनसंख्या हमारी बढ़ेगी। पुरानी जनसंख्या 100 थी, और यहां पर इतने का इंक्रीज हो गया, तो नई जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 100 और प्लस हमारा 6.09, यानी 106.09। तो नई जनसंख्या 106.09 हो जाएगी। तो अगर हम बात करेंगे तो ये जो 21218 दे रखा है, ये कौन सी वाली जनसंख्या है, तो नई जनसंख्या है, बढ़ी हुई जनसंख्या है। 100% की जनसंख्या थी, इतने का इंक्रीज हो गया, तो जनसंख्या हो कितनी जाएगी, 106.09। और हमें पता कितने का करना है, पुरानी जनसंख्या, यानी हमें 100 का मान पता करना है। क्या पता करना है, तो 100 का मान पता करना है। अगर हम यहां से इसको हटाते हैं तो मेरे भाई कितना चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। सही से देखोगे तो इसका ये डबल है, 9 का डबल 18, 6 का डबल 12, 1 का डबल 2। तो ये इसे कितनी बार में काटेगा, 2 बार में, और 2 के साथ मेरे भाई यहाँ पर 4 जीरो पीछे में लग जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। तो जब भी कोई चीज हमारी बढ़ती चली जाए, वहां पर हम क्या लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा सवाल मेरे भाई क्या कहा है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, आप पढ़िए इस सवाल को, और मेरे सवाल के बनाने के पहले कोशिश करिए कि आप सवाल को बना करके उसका उत्तर दे पाए। यहाँ पे तो क्या बोला गया, कहा गया कविता ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे हैं। एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरे पंखे को 9% के हानि पर बेचने पर पूरे लेन देन पर ना ही लाभ हुआ है ना ही हानि हुआ है, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या है। अब ये तो कविता जी से पूछना पड़ेगा, लेकिन वो बताएंगी थोड़ी। उन्होंने तो हमें कहा, लो भैया तुम्हें ये क्वेश्चन दिया, तुम सॉल्व करके बताओ। जीडी की तैयारी तुम कर रहे हो, तो अगर जीडी की तैयारी तुम कर रहे हो तो सवाल का भी उत्तर तुम ही देना। हमने कहा चलो बढ़िया है। यानी ओवरऑल बात करें तो कविता अर्न रुपीज इतना करोड़ पर ईयर, ठीक है, और कितने इतने रुपए में 2 पर। ये मेरे भाई थोड़ा सा है ना, इसका इंग्लिश अटपटा है। ये मेरे भाई जो है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पर ये मतलब इसकी इंग्लिश की ऐसी तैसी हो रखी है, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, इसकी इंग्लिश को छोड़ दीजिए, मत पढ़िए। ऐसा इंग्लिश है ना, ये ऐसा इंग्लिश है कि ये मतलब यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाने की बात कर रहा है। इसकी इंग्लिश को छोड़िए, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में अगर हम बात करें तो कविता ने यहाँ पर क्या किया, इतने रुपए में 2 पंखे खरीदे हैं। 2 पंखे को खरीदने का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना है, 2160। एक पंखे को इतने के लाभ पर बेचा है, दूसरे को इतने के हानि पर बेचा है। वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अनदर इज सोल्ड एज अ लॉस ऑफ 9%। एग्जामिनर हमारा क्या चाहता है, एग्जामिनर हमारा ये चाहता है कि प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य जो है वो हम ज्ञात करें। अब एक बात बताओ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है जो इसे करेक्ट करती है कि पूरे लेन देन में ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही मेरे भाई हानि हुआ है। अब जैसे मानो मैं 2 आर्टिकल को बेचता हूँ, ठीक है, मेरे पास 2 आर्टिकल क्या है, तो मेरे पास मेरे भाई 2 आर्टिकल सपोज करिए, यहाँ पर ये 2 आर्टिकल है मेरे पास में, ठीक है। ये 2 आर्टिकल हो गए हमारे टिश्यू पेपर के बॉक्स है।
इसको बेचता हूं तो इसके कलर की वजह से लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कहते हैं भैया इस पे हमको 10% का प्रॉफिट हो गया, ऐसे कह लो कि 10 रुपए मैंने इसके ऊपर में कमा दिया, ठीक है। और इसको बेचता हूं तो मुझे इसमें लॉस हो रहा होता है 10 रुपए का, तभी तो जाकर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो अगर हम दो आर्टिकल को बेचते हैं, एक पर प्रॉफिट है दूसरे पर लॉस है, फाइनली घर जाके देखता हूं तो पता चला ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, इसका मतलब एक आर्टिकल पर जितना कमाया था दूसरे पर उतना हमने गंवा दिया, या जितना रुपया प्रॉफिट इस पर हुआ था उतना ही रुपए का लॉस हमारा क्या हुआ है, इस पर हुआ है। यानी पहले आर्टिकल पर प्राप्त हमारा जो प्रॉफिट है वो दूसरे आर्टिकल के लॉस के क्या है, तो बराबर है। पहले आर्टिकल का प्रॉफिट हमारा दूसरे आर्टिकल के लॉस के बराबर है। ये छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना है। तो पहले वाले आर्टिकल का जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा कितना है, तो हम बोलेंगे पहले वाले पर जो देखो यहाँ पे जब हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, जब हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है तो हमेशा याद रखना प्रॉफिट की जो वैल्यू होती है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा लॉस के बराबर होता है। तो प्रॉफिट हमारा किसके बराबर होगा, पहले वाले आर्टिकल का कितना परसेंट, तो पहले वाले आर्टिकल का यहाँ पर 15%, तो पहले वाले आर्टिकल का 15% बराबर होगा किसके, दूसरे वाले आर्टिकल के मेरे भाई 9% के, ठीक है। तो अगर हम यहां से रेशियो इनका देखते हैं तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर पहला और बट्टे में क्या हो जाएगा दूसरा, ये बराबर होगा किसके, 9/15 के, ठीक है। 9 यहीं पर 15 यहाँ पे, अगर हम इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5, यानी उनके मूल्य का अनुपात 3 और 5 का होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा तुम क्यों करते हो, क्यों मेरे भाई इतनी मेहनत करनी, आपका दोनों आर्टिकल का रेशियो क्या होना चाहिए 3 और 5, तो एक काम करो ना वो ऑप्शन देख लो जिसमें रेशियो 3 और 5 का बन रहा है, काम खत्म मेरे भाई यहाँ पे, यानी उसके डबल से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। डबल से मेरे भाई क्या होगा, थोड़ा सा कम। यहाँ पर इसका डबल 1200 होता है, ये ज़्यादा है तो हो नहीं सकता है, इसका डबल मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, 900 का डबल बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 900 का डबल 1800 से थोड़ा सा कम बढ़ा, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। अब एक बार इसका रेशियो चेक कर लेते हैं, तो अगर हम इसका रेशियो चेक करेंगे तो 0 से हमारा 0 खत्म हो गया, ठीक है। 27 से अगर हम काटते हैं तो 27 से हमारा कितनी बार में, 3 बार में, और 27 से अगर हम काटते हैं तो 5 बार में, यही रेशियो 3 और 5 का बन रहा है, और यही रेशियो 3 और 5 का बन रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। इनफैक्ट आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कौन ऐसा ऑप्शन है जिसको जोड़ने पे 2160 के बराबर, हालांकि 2160 कई सारे ऑप्शन को जोड़ने के बराबर आ रहा है, तो उसके आधार पर हम नहीं चेक कर पाएंगे, लेकिन हाँ रेशियो के आधार पर चेक कर पाएंगे 3-5 का रेशियो किसका बन रहा है, इनका बन रहा है। 3-5 का रेशियो भी चेक करने का तरीका देखा, मैंने काट के नहीं चेक किया, मैंने कहा 3 का डबल 6 होता है, 6 से थोड़ा सा कम, इसका डबल 1200, तो ये तो ज्यादा ही हो गया, डबल से भी ज्यादा, इसका डबल 2000 से थोड़ा सा कम, लेकिन ये तो बहुत ही कम है, इसका डबल 960 यानी 1000, 1000 का डबल 2000, 2000 से थोड़ा सा कम होना था, बहुत ही ज्यादा कम है, इसका डबल 800 का डबल 1600, 1600 से थोड़ा सा कम, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। बाकी अगर आपको बेसिक से मेथड से जाना था यहाँ पर तो आप ये कहते 3 और 5 यानी कुल मिलाकर कितना यूनिट है, तो 8 यूनिट है। इस 8 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, 8 यूनिट का मान हमारा 2160 होगा। 8 यूनिट का मान 2160 होगा तो कैसे करेंगे, 8 का 2 गुना 16 और उसके बाद 8 सत्ते 56, 1 यूनिट का मान मेरे भाई 270, अगर 1 यूनिट का मान 270 तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 इंटू 270 यानी हमारा 810 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ 5 की बात करते हैं तो 5 इंटू 270 यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई हम जो है सवालों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। हमारे अप्रोच हमारे पेपर में सिलेक्शन दिलाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करने का पेपर में तो तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का एक छोटू मोटू क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका उत्तर मेरे भाई दे पाएगा। यहाँ पे आ जाओ, जल्दी से मेरे भाई बताइए यहाँ पर कितना आंसर होगा। मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर कि एक ही ऑप्शन आंसर होगा और बिना सॉल्व किए दिख रहा है। अब बोलोगे सर कैसे, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सॉल्व करेंगे भाई, बोलोगे सर कैसे टिक कर दिए, अरे क्यों ना करें। हम कहते हैं मानो यहाँ पर ये तुम्हारा डबल ब्रैकेट है और ये डबल ब्रैकेट में मेरे भाई तुम्हारी वैल्यू कुछ भी निकल के चली है, कुछ भी तुम्हारी वैल्यू निकल के चली आए, मान लो तुम्हारी वैल्यू x निकल के चली आए, ठीक है भाई। यहाँ पे अब x निकल के चली आए तो 30% का मतलब कितना होता है, 3/10 होता है। उसके बाद यहाँ पर इंटू हमारा x हो जाएगा और उसके बाद 600%, ठीक है। या अब 600 कितना होता है, तो 600 मतलब सिंपल आपका इतना, जब आप 6 को 3 से गुना करोगे 18 आएगा, 18 का मतलब किसका मल्टीपल है, 9 का। किसका मल्टीपल है, 9 का। या वो छोड़ो ना, आप 3 का भी तो मल्टीपल कह सकते हो, हटाओ यहाँ पर, ये x है और x को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो x को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो आंसर हमारा 3 का मल्टीपल आएगा। क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं। क्या ये 3 का मल्टीपल है,
नहीं। क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं है जनाब। तो एक ही ऑप्शन हुआ तो 3 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए है। क्या हम खुद के क्वेश्चंस बना के लेके आए हैं? बिल्कुल नहीं। जो आपके जीडी का क्वेश्चन आया हम उसी को मेरे भाई तरीके से अपने बता रहे हैं, अपने स्टाइल में पेपर को करवा रहे हैं, ये वाली बात है। तो यहाँ पर पेपर में ना आंख नाक कान सब मेरे भाई खुला रखना पड़ेगा। कंपटीशन इसी को बोलते हैं, जहाँ पर प्रत्येक सवाल पर सिर्फ सवाल पे आपकी नज़र ना हो, उसके ऑप्शंस पर भी आपके बराबर की नज़र हो, इस बात का ध्यान रखना। ऑप्शन एलिमिनेशन के 3 मेथड होते हैं, यूनिट डिजिट होता है, डिजिटल सम होता है, और एक हमारा यहाँ पर जो है फैक्टर वाला केस के आधार पर कर सकते हैं। तो अगर हमने देखा तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल था, तो हमने यहाँ पर 3 के मल्टीपल एक ही ऑप्शन को चूज किया, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अब रह गई बात इसको डिटेल में सॉल्व करने की, तो देखो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/10 होता है। ऑफ का मतलब कितना होता है? मल्टीप्लाई। 820% ऑफ 40, तो यहाँ पर 0 और 0% को तबाह कर देगा, और 82 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर 648 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 28। फिर उसके बाद बाहर में परसेंट लगा हुआ है, और ऑफ में मेरे भाई 600 लगा है। चलो एक काम करो, रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखो 3/10 हो गया हमारा, यहाँ पर 648 में से 28 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 620 हो जाएगा। परसेंट का मतलब नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 2 0 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म। ओवरऑल अगर हम बात करें, 6 इंटू 3 18 का, 2 गुना 36 का 6, 3 पास में, 18 छके 108, और 3 हमारा देखो 18, 36 के 6, 3 हाथ में, और सही तो है, 4 दुनिया 8, और 1 सेकंड यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 648 नहीं होगा यहाँ पर। अगर हम करेंगे ना तो 8 हो गया हमारा, और 8 चौके 32 मेरे भाई 328 आएगा। 328 में से आप 28 घटा दो, कितना निकल कर चला आएगा? 300 निकल के चला आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से आपका 1 0 खत्म, तो ओवरऑल हो जाएगा 6 इंटू 3 18 इंटू 3 54, 540 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो हम यहाँ पर जो है एक तरीके से अपने मल्टीप्लीकेशन के आधार पर, या एक तरीके से फैक्टर के आधार पर भी चेक कर सकते हैं, और दूसरा इसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेंसुरेशन का एक सवाल, और ऐसा सवाल आपके पेपर में मेरे भाई आता है। हम इसे किस तरीके से करेंगे वो समझिए। कहा गया है कि 30 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के 4 कोने पर 4 गाय बांधी हुई है। रस्सी की लंबाई 7 मीटर है। मैदान का वह क्षेत्रफल क्या होगा जिसे गाय नहीं चर सकती है? ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसा एक ग्राउंड है, और मेरे पास ऐसा एक ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड में मैंने चारों कोनों पे देखो, ये ग्राउंड का डायमेंशन क्या है? तो ग्राउंड का डायमेंशन हमारा 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। मैंने यहाँ पर क्या किया है? एक गाय यहाँ पर बांधी है, जो कि पूरा का पूरा 7 मीटर की उसकी रस्सी है, दूसरी यहां बांधी है, तीसरी यहां बांधी है, चौथी यहां बांधी है, ठीक है। तो यहां पर क्या है मेरे भाई? तो बोला गया कि देखो जो हमारी गाय नहीं खा पाएगी उस एरिया के बारे में बताओ। अब ये पूरा ग्राउंड हमारा क्या है? ग्रीनरी, हरा हरा भरा हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया? तो हमने जैसे एक गाय को यहाँ पर, ये 7 मीटर, बोलोगे कैसे 7 मीटर है? तो ऐसे है कि गाय की रस्सी इधर भी 7 भागेगी, इधर भी 7 भागेगी, ऐसे घूम घूम के वो खा सकती है। कभी भी देखना गाय को अगर खूंटे से बांधो ना, तो वो मेरे भाई ऐसे सर्कल में खाती है। कभी ऐसा नहीं होता कि चौकोर में वो घूम सकती है। आपने कोल्हू पर देखा है ना कि गाय को अगर हम मान लो किसी लकड़ी से बांध के कोल्हू में घुमाते हैं, तो वो सर्कल में ही घूम सकती है। तो ऐसे समझ लो वो रस्सी नहीं, वो एक लकड़ी है उसके गले में 7 मीटर की। तो वो लकड़ी क्या करेगी? इसको ऐसे सर्कल में यहाँ पर घुमाएगी। तो सर्कल में घुमाएगी तो सिर्फ इतना ही पार्ट तो ये चर पाएगी, इतना ही पार्ट ये खा पाएगी। यानी हमारा ये 4 पार्ट जो है वो हमारा क्या हो गया? कॉर्नर से निकल गया। कौन कौन सा 4 पार्ट निकल चुका है? तो यहाँ से कि ये पार्ट ये निकल गया, यहाँ से कि ये पार्ट ये निकल गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा, यहाँ से कि ये पार्ट ये निकल गया, यहाँ से कि ये पार्ट ये निकल गया। तो जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, हमें ये वाला पार्ट वैल्यू निकालना है। अब बाकी बचे हुए पोर्शन का जो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? एरिया। बहुत ही आसान है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होता है। तो अगर हम रिमेनिंग एरिया की बात करेंगे दोस्त, यहाँ पर जो रिमेनिंग एरिया उसकी बात करेंगे, तो रिमेनिंग का निकालने के लिए पूरा का पूरा यहाँ पर किसका एरिया? रेक्टेंगल का एरिया, आयत के एरिया में से किसका घटा देंगे? चारों सेक्टर के एरिया को घटा देंगे। अब यहाँ पर ये 4 सेक्टर हैं, सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3, सेक्टर नंबर 4, और चारों सेक्टर को जब जोड़ोगे तो एक सर्कल बनेगा। चारों सेक्टर को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। यानी इसमें से एक सर्कल के एरिया को घटाना है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं? बेसिक से करते हैं। सर्कल का एरिया निकालना है तो पाई इंटू आर स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पाई लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, फिर इंटू 7 और इंटू 7 लिखेंगे। इतनी मेहनत क्यों करनी भाई? तुम्हें जीवन भर मैंने एक बात सिखाया कि जब भी एक सर्कल की रेडियस अगर 7 मिले, तो रेडियस अगर 7 है तो पेरीमीटर 44 होता है और एरिया 154 होता है, याद रखना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 154। क्षेत्रफल इसकी कितनी हो जाएगी? तो 154। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं रेक्टेंगल के एरिया में से कितना माइनस करना है? 154 माइनस करना है।
अब यहां पर बात करें तो 0 और 0 का यूनिट डिजिट 0 है, 0 माइनस 4 यूनिट डिजिट 6 आएगा, ऑप्शन नंबर ये आंसर है। पूरा भी क्यों सॉल्व करना, पेपर में मैंने कहा ना पूरा दिमाग पेपर पर होना चाहिए, ऑप्शंस पर होने चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। मात्र सवाल इतना था कि आप नजरों नजरों में सवाल को हल कर सकते थे। बोलते कि एरिया का यूनिट डिजिट 0 आएगा, रेक्टेंगल वाले का, और सर्कल वाले का 4 आएगा। 0 में से 4 मतलब 10 में से 4 जाएगा 6, एक ही का यूनिट डिजिट 6 है। और बाकी ये कैलकुलेशन कर लोगे तो 600 में से 154 घटाओगे तो 446 से तुम्हारा आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा ना हो सकता है आपको सवाल बनाना आता हो, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से वो तरीका सीखना है जो आपको नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बात। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देखते हैं इसका उत्तर कौन दे रहा है। तरीके बदलो भाई तभी सिलेक्शन होगा, तरीके वहीं घिसे पिटे रहे ना और लल्लू फल्लू सवाल किए नहीं हो पाएगा, बता रहे हैं। ठीक है, बोल दिया, मैसेज कर दिए। द जीडी के नौकरी पे कह रही हैं, बताओ। बोलो सीजल का नौकरी फेंक के मारेंगे, समझे। आइए चलिए सवाल देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है। एक सोफा सेट 10%, 5% और 2% के 3 क्रमिक छूट पर बिक्री के लिए पेश किया जाता है। सोफा सेट का शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात करिए यदि इसका अंकित मूल्य इतना है। ठीक है, अ सोफा सेट इज ऑफर्ड फॉर अ सेल। अब भाई यार ये क्वेश्चन तुमको बनाने का मन कर रहा है, बताओ यार 9 का मल्टीपल है, सीधा ढूंढो ना, 9 का मल्टीपल कौन है। 9 खत्म 6 2 8 1 9 खत्म नहीं होगा, बात खत्म। 8 1 9 खत्म 5 4 9 ये हो सकता है, 7 2 9 खत्म ये नहीं हो पाएगा, 8 1 9 6 4 10 नहीं हो पाएगा। बस यार क्यों पढ़ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इतनी मेहनत कौन करता है। 18,000 9 का मल्टीपल दिख रहा है यार, 9 का मल्टीपल दिख रहा है, ये ऑप्शन आंसर है। अब बोलोगे कैसे किए हैं, किस दिन के लिए हम तुमको पढ़ाए थे सक्सेसिव, किस दिन के लिए हम तुमको सीरीज मेथड पढ़ाए थे, बताना जरा। मैंने सीरीज मेथड का एक उदाहरण दिया था और मैंने कहा था सीरीज को वहां लगाते हैं जब किसी भी चीज का शुरुआती मान दिया हो और अंतिम मान पता करना हो, या उल्टा भी कह सकते हो, अंतिम मान दिया हो और शुरुआती मान पता करना है। ठीक है, तो कहा गया यहाँ पर कि सोफा सेट का जो मार्केट प्राइस है भैया वो 18,000 है। ये तुमने 3 डिस्काउंट दे दिया तो बिकेगा वो कितने में। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, ये हमारा सोफा सेट का कीमत है 18,000 है। ठीक है, अब ये 18,000 है, ये अपने आप में कितने का मान है, तो 100 का मान है। ठीक है, 100 में 10 का डिस्काउंट तो कितने में बिकेगा, 90 में बिकेगा। उसके बाद यदि हम 100 में 5 का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बिकेगा, 95 में बिकेगा। और यदि 100 में 2 का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बिकेगा, तो 98 में बिकेगा। ठीक है, क्लियर ये बात। अब मैं कह रहा हूं इतना यार कौन सॉल्व करने जाए। यहां पर ये देखो ना, 8 प्लस 1 9, 9 का मल्टीपल है। और दुनिया में किसी भी संख्या को यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 होता है। या यूं कह लीजिए कि 9 से मल्टीप्लाई करने पे, जोड़ने पे कितना आता है, 9 आता है। आप यहां पर सबको जोड़ के देखो 9 आ रहा है। ठीक है, तो 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 6 2 8 8 2 10, 10 का मतलब 1 आ रहा है, नहीं हो सकता है। 8 और 1 9 खत्म, 5 4 9 हमारा हो सकता है। 8 और 1 9 खत्म, 6 4 10 1 आ रहा है, नहीं हो सकता है। 7 2 9 खत्म, 3 1 4 नहीं हो सकता है। तो जोड़ने पे जिसको 9 आ जाए वही हमारा क्या कहलाएगा, वही 9 का मल्टीपल कहलाएगा। ये जोड़ने पर आ गया तो यही आंसर है, बस मेरे भाई। ठीक है, तो एचसीएफ हमसे बोला गया इन सवालों का एचसीएफ हमारा क्या है, तो बोला गया इसका इसका और इसका एचसीएफ बता दीजिए। यहाँ पर महत्तम समावर्तक बता दीजिए कि इसका महत्तम समावर्तक कितना है। तो इसका हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। आपको पता है कि कभी भी अगर हम कोई भी यहाँ पर डेसिमल वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो तरीका यहाँ पर ये होता है कि पहले हम उसे किस में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो यदि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे ये 0.25 दुनिया के नज़रों में है, मेरी नज़रों में ये 25/100 है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 2.08 दुनिया की नज़रों में है, मेरी नज़रों में 208 बटे कितना हो जाएगा, 208 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 81 है और ये 81 का मतलब 81 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मुझे यहाँ पर क्या पता करना है, तो मुझे यहाँ पर इनका एचसीएफ पता करना है। क्या पता करना है, एचसीएफ। अब इस बात को समझना, कभी भी अगर यहाँ पर आपका सवाल आ जाए एचसीएफ ऑफ ए बाई बी बराबर, ठीक है, सी बाई डी कॉमा या ई अपॉन एफ में, अगर मानो एक फ्रैक्शंस या 3 फ्रैक्शंस हो गए, इनका महत्तम समावर्तक पता करना हो तो यहाँ पर एक तरीका होता है। ऊपर वाले का क्या पता करते हैं, एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एचसीएफ पता करेंगे तो हो जाएगा ए कॉमा सी कॉमा ई, और नीचे वाले का क्या पता करेंगे, एलसीएम, यानी यहाँ पर बी कॉमा डी कॉमा एफ। तो यहाँ पर ये बातों का ध्यान रखना, ऊपर वाले का महत्तम समावर्तक, नीचे वाले का लघुत्तम समावर्तक। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं
तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, ऊपर वालों का एचसीएफ पता करना है सर यहाँ पे, और नीचे वालों का क्या पता करना है, एलसीएम। एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, कोई संख्या इनको काट ही नहीं सकती है, सारे के सारे अजीबो गरीब हैं। ठीक है, 5 इसको काटेगी, इसको नहीं काट पाएगी, 9 इसको काटेगा, नहीं काट पाएगा, तो एचसीएफ हमारा कितना आएगा 1। और एलसीएम का मतलब वो संख्या जो सबसे कट जाए, तो 100 और 10 का एलसीएम कितना होता है 100, 1/100 का मतलब कितना होता है 0.01। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फराओ कभी हवेली पे। क्लियर है ये बात यहाँ, कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या बोला है, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा पढ़िए। एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 ईयर इज इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये एक ऐसा सवाल है ना जहां पर क्या होता है, देखो रेट दिया गया होता है, तो रेट दिया गया होता है तो बड़े आसानी से लोग सक्सेसिव का प्रयोग कर लेते हैं या शॉर्टकट कोई तरीका लगा लेते हैं, लेकिन अगर तुमको रेट ही नहीं दिया तो तरीका क्या लगाओगे, वो वाली बात है। तो इस क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पर कोई पैसे को तुमने क्या दिया, साधारण ब्याज पर भी दिया है और आपने उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर भी दिया है, और बोला गया है यहाँ पर कि 5000 रुपये को हम 2 सालों के लिए देते हैं, साधारण ब्याज पे भी और चक्रवृद्धि ब्याज पे भी, और दोनों के बीच में जब अंतर निकल कर आता है तो 72 होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, मैंने कहा यार 2 सालों का बच्चों को हमने डिफरेंस पढ़ा रखा है, 2 सालों का कैसे निकालते हैं, तो 2 सालों का सीआई और एसआई का जो हमारा डिफरेंस निकलता है वो हमारा कैसे निकलता है, तो हम बोलेंगे सर जो हमारा डिफरेंस का वैल्यू होगा सीधा सीधा उसके लिए याद करना है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। P इंटू आर अपॉन क्या हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर। हालांकि ये फॉर्मूला लगाने के पहले हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं 72 हमारा इसका कितना परसेंट है, तो मेरे भाई 144, यानी हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिना सॉल्व किया मैंने कैसे किया, मैंने परसेंटेज निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया कि 72 हमारा 5000 का कितना परसेंट है, और फिर उसके बाद में मैंने देखा इसके सक्सेसिव में और इसके सीआई में हमारा जो है किसका अंतर है, वो मैं आपको दूसरा तरीका बाद में बता दूंगा, आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर लो, वो ज़्यादा सही है। तो डिफरेंस आपका कितना है, तो बोलेंगे सर 72 का है, प्रिंसिपल आपका कितना है, तो 5000 का है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा 3 जीरो से आपके 3 जीरो खत्म हो गए, 5 से आपका 2 बार में खत्म हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा 144, 144 आर का स्क्वायर है, तो यहाँ रूट करने पर क्या आएगा, आर की वैल्यू हमारे 12 के बराबर। आप कोई और तरीका को छोड़िए, सिंपल आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, आप इससे आसानी से बना सकते हैं। तो याद रखना 2 सालों का कभी भी अगर डिफरेंस पूछ लेना तो सीधा फॉर्मूला क्या लगाना है, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। आइए सवालों में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मिक्सचर का एक बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल, 2 बाल्टियां दूध और पानी में इतना और इतने के अनुपात से भरी हुई हैं, यदि इन मिश्रणों को क्रमशः इतने के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। पहला मिश्रण में अगर हम बात करें तो मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा 4:1 है, दूसरे मिश्रण में बात करें तो मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा इतना है। इन दोनों को हमने किस रेशियो में मिलाया है, तो यदि हम बात करते हैं तो इन दोनों को मेरे भाई हमने 1 और 5 के रेशियो में मिलाया है, तो जो रिजल्टिंग मिश्रण आएगा उसमें हमारा रेशियो क्या होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया कि रेशियो हमारा कितना होगा। मैंने कहा बस इतना आसान सवाल यहाँ पर ये बताओ, ठीक है इतना आसान। हम इसको किस तरीके से करते हैं, अपने मिक्सचर वाले मेथड से। 4:1 है तो पहले आप यहाँ पर 4 और 1 लिखो, दूसरा यहाँ पर 7:2 है तो यहाँ 7 और 2 लिखो। कभी भी अगर आप किसी को किसी भी अनुपात में मिलाते हो ना, उसके पहले आप उनको बराबर करना सीखो। अगर आप उनको बराबर नहीं करोगे फायदा नहीं है, तो आप यहाँ पर बराबर करो पहले। तरीका क्या है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर पहले बराबर करते हैं, 5 और 9 को बराबर करने की 5 वाले को किससे गुना 9 से, 9 वाले को किससे गुना 5 से। अब ये बराबर हो चुके हैं। अब ये जब दोनों क्वांटिटी हमारी बराबर हो चुकी है तो हमें इसको किस रेशियो में लेकर आना है, 1 और 5 के रेशियो में। तो हम इसे किस रेशियो में लेकर आएंगे, 1 और 5 के रेशियो में। तो इसको हम गुना करेंगे 1 से और इसको हम गुना करेंगे 5 से। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, यानी ओवरऑल पहली वाली वैल्यू 9 से गुना होगी। 9 × 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 36 हो जाएगा, और 9 × 1 हमारा कितना हो जाएगा 9। 25 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 175, और 25 को 2 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 50। अगर आप यहाँ जोड़ो तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है, ठीक है कितना हो जाएगा सर, तो 211 ये हो गया और ये हमारा 59 हो गया। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो कभी भी मिश्रण वाले सवालों को करना है तो मिश्रण वाले सवालों को करने के लिए क्या करना होता है, अब जैसे आप 2 और 5 के रेशियो में मैं 3 7 बनाना चाहता हूँ, क्या करूंगा, पहले बराबर करूंगा, और बराबर करने के बाद में हम जिस रेशियो में बनाना चाहते हैं ना, हम उस रेशियो में उसको बनाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा।
तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस सवाल को देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्पोर्ट्स क्लब में 86% सदस्य पुरुष हैं, 14% सदस्य महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, महिलाओं की औसत आयु 35 वर्ष है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु हमारी क्या होगी। कितना प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ो। इन स्पोर्ट्स क्लब 86% ऑफ द मेंबर आर मेन, ठीक है, इतने लोग मेन है और इतना परसेंट ऑफ द मेंबर आर वुमेन। बाकी यार जाहिर सी बात है, 86 अगर मेन हो गए तो 14 महिलाएं हो जाएंगी। मेन का जो एवरेज है वो 25 है, महिलाओं का जो एवरेज है वो 35 है। पूरे का एवरेज कितना होगा। अब देखो क्या होता है, जब भी ऐसे सवाल हमारे होते हैं कि दो चीजों को मिला करके तीसरी की बनाने की बात की जाती है, वहां पर हम एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मेन और वुमेन से पूरे समाज की स्थापना है। तो मेन का औसत तुम यहाँ पर लिखो 25, वुमेन का औसत तुम यहाँ पर लिखो कितना 35, पूरे समाज का औसत तुम्हारा बीच में आ जाएगा और यहाँ पर नीचे मेन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा। मेन कितना है तो 86%, वुमेन कितनी है 14%। यदि हम रेशियो की बात करें तो काटेंगे तो ये 43 हो जाएगा और ये काटेंगे तो 7 हो जाएगा। ध्यान रखिए। अब अगर हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर x का मान निकालना चाहते हैं तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी 25 इंटू 43, ठीक है, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, यानी 35 इंटू 7, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल 43 प्लस 7 हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे किस तरीके से हल करेंगे, बोलेंगे सर इतना हलवा क्वेश्चन, 25 3 के 75 का 5 7, 25 चौके 100 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 25 चौके 100, 107, 1075 हो गया। 35 का हमारा 7 बचे 35 और यहाँ 7 के 21 और 3 24, डिवाइडेड बाई कितना तो 50, ठीक है, ये हमारा हो गया 1200 और ये हमारा 5 5 10 तुम्हारा 7 4 11 12 हो गया और ये हमारा 1320, 1320 बटे में 50। दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करना, उसका डबल करके दशमलव लगा दो, तो बोलोगे सर 264 होगा, एक संख्या छोड़कर दशमलव लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, एकदम एग्जैक्ट आंसर लेकर आ पाएंगे भाई बिना किसी दिक्कत के। आइए, क्वेश्चन में कहा गया द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इतना इतना एंड इतना मेरे भाई, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा कितना होगा, नेक्स्ट लेवल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका इसका और इसका चौथा अनुपात पूछा गया है। देखिए कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए कोई भी चार संख्या मेरे भाई अनुपात में होती है, समानुपात में होती है, जैसे a रेशियो b हो गया, डबल डॉट हमारा c रेशियो d हो गया, तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें समझना होगा a बाई बी बराबर होगा हमारे c अपॉन d के। ये d हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो अगर d हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन है तो d की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे सर बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब बोलोगे सर थोड़ा कम समझ में आया या नहीं समझ में आया, कुछ भी आया, मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला तुम याद रख सकते थे तो याद रख लेना, बी सी अपॉन ए, यानी बीच की दोनों संख्याओं को गुना करके पहली वाली से भाग कर दो। और अगर वैसे नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास में मेरे भाई यहाँ पर 3 संख्या दी गई है, तो आप अपना पहला वाला लिखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a4 माइनस b4 आपने यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर समझिए, पहली संख्या डॉट, दूसरी संख्या डबल डॉट, तीसरी संख्या डबल डॉट, चौथी, जो भी संख्या आपको निकालने को बोलता है ना प्रोपोर्शन में, चाहे प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती, जो निकालने को बोले उसको क्या करेंगे, x मानेंगे। तो जैसे मानो अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने को बोलता, इसको x मान लेते, सेकंड निकालने को बोलता उसको मान लेते, थर्ड निकालने को बोलता उसको मान लेते, फोर्थ निकालने को बोलता उसको मान लेते, जो निकालने को बोलता उसको x मान लेते। फोर्थ बोला है तो x मान लेंगे और बाकी संख्याओं को एज इट इज चुपचाप उसको उठा के वैसे ही सजा देंगे जैसे दिया गया है। जैसे पहले ये दिया गया है तो यहाँ पर पहले में यहाँ पर हम इसे रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे में क्या दिया गया है, ये दिया गया है तो इसीलिए हम इसे रखेंगे। तीसरे में मेरे भाई यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर पहला वाला पहला लिखा, दूसरा वाला दूसरा लिखा, तीसरा वाला यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीसरे के स्थान पर लिख देंगे, यानी ए स्क्वायर पर कितना लिख देंगे तो बी स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो हम बोलेंगे इतना अपॉन इतना में, यानी ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो ये हमारा किस में टूटेगा, तो ये हमारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में टूटेगा और यहाँ पर साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में टूटेगा। ठीक है, इसे अगर हम देखते हैं तो ए कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी हमारा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा हो जाएगा, बट्टे में कितना एक्स हो जाएगा। ये ए माइनस बी से ये खत्म, प्लस से हमारा ये खत्म, अब जाकर आपका आएगा कि x की वैल्यू को अगर हम यहाँ रखते हैं तो a हमारा ऊपर चला गया और यहाँ पर a प्लस बी आ गया, तो उस अनुसार आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहा गया है।
सोहन बोरो मनी एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड एनुअली एंड ही पेड बैक इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट वाज टू बी पेड एट द एंड ऑफ every year if each installment was for rupees 1250 money borrowed by the सोहन was, और ये नियरेस्ट वैल्यू बोला गया है। तो मैंने यहाँ पर कहा ठीक है, ये क्या है, तो मेरे भाई देखो इंस्टॉलमेंट दो जगह पर बनता है, एक सिंपल इंटरेस्ट में और एक कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला इंस्टॉलमेंट बहुत ही आसान होता है, बड़ी आसानी से आप उसे बना सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है, और उसका उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो आसान भाषा में बोले, आपने कोई पैसा लिया है, 20% के रेट पर आपने उधार लिया है, 3 समान किश्तों में आपने उसकी पेमेंट की है, प्रत्येक किश्त आपकी इतनी है, तो बोला गया बताओ जो तुमने उधारी लिया है वो कितना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट उम्मीद करते हैं आपको लिखना आता होगा। 20% को पहले फ्रैक्शन में तोड़ो तो ये तुम्हारा 1/5 है, यानी पहले पैसा 5 था तो उसमें 1 का ब्याज लेके कितना बन गया 6, फिर 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, फिर 5 का क्यूब हमारा 125 और 6 का क्यूब हो जाएगा हमारा 216। तो हमने मेरे भाई लिख दिया पहले साल के लिए रेशियो, दूसरे साल के लिए स्क्वायर, तीसरे साल के लिए क्यूब मेरे भाई यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, ये इंस्टॉलमेंट है बराबर करना है, तो 36 को 6 से गुना करेंगे तो बराबर होगा, तो इधर भी 6 से गुना करो, 6 को 36 से गुना करेंगे तो बराबर होगा, तो इधर भी 36 से गुना करो, ठीक है। 36 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 25 का 6 गुना हमारा 150 हो जाएगा, ये हमारा 125 हो जाएगा। इधर जब हम जोड़ते हैं तो 5 और 8 2 10 5 15 और ये हमारा हो जाएगा 455 रुपए। ये वो पैसा है जो हमने उधारी में लिया है। ये सम निकालते हो तो ये वो पैसा है जो तुमने उधारी में लिया है। यहाँ पर अगर 216 का 3 गुना करोगे तो 648 आएगा, ये वो पैसा है जो तुमने सामने वाले को पेमेंट किया है। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, तो ब्याज कहलाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, तो ये इंस्टॉलमेंट, यानी आसान भाषा में ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये सीआई होता है और ये तुम्हारा इंस्टॉलमेंट होता है। ये सारी बातें मेरे भाई मैंने यहाँ पर बना के लिख दी। पहले साल के लिए रेशियो, दूसरे साल के लिए स्क्वायर, तीसरे साल के लिए क्यूब, प्रिंसिपल, अमाउंट, सीआई और इंस्टॉलमेंट। एग्जामिनर चारों में से किसी का भी मान देके आपको किसी का भी मान पूछ सकता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर इतना आसान है, बताओ। क्वेश्चन में देखो 1250 दिया गया है, 1250 हमारा किसका मान है, इंस्टॉलमेंट का मान है, यानी कितने का मान है, तो 216 का, और हमसे किसका मान पूछा गया, तो 455 का। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, ठीक है। डिजिटल सम विजिटल सम इसमें नहीं लग सकता है, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर आपका उत्तर आएगा। तो बोलो 125 का 5 गुना 600 कितना हो जाएगा, 25 25 125 500 625। तो 125 का 5 गुना 625 का 5 हमारा 62 पास में रहेगा। 125 का 5 गुना 625 और 625 और आपका कितना हो जाएगा 687, 87 का 7 मेरे भाई यहाँ पर 68 पास में। 125 का 4 गुना 500 और 568 हो जाएगा हमारा यहाँ पर कुल मिला के, और डिवाइड करेंगे किसके साथ में, 216 के साथ में। अगर हम 216 से भाग करते हैं तो 216 का 2 गुना 432, ठीक है, और 32 हो गया, और मेरे भाई फिर कितना हो जाएगा लगभग आपका 70, ठीक है, 68 हमारा हो गया, ठीक है, और फिर 68 हमारा हो गया, 8 8 16 6 6 12 1 13, तो 136 हमारा 136 और 7। तो अगर हम बात करते हैं आगे एक डिजिट और, 216 का लगभग 6 दूनी 12, 6 बार में जाएगा, यानी 26 से कौन सा ऑप्शन है भाई, 26 से तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए आंसर है, 2633 जो होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, देखो सीआई के इंस्टॉलमेंट में मेरे भाई जो सवाल है उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज ये चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर बता पाते हैं, जल्दी से बताइए। जय हिंद जय भारत, बिल्कुल भाई। सर आपके पढ़ाने का समय क्या है, रात के 8:30 बजे, 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारी क्लास चलती है, उस समय आप लोग लाइव रहा करो, ठीक है। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र में 2 चौराहे हैं। लंबाई के समानांतर सड़क 7 मीटर चौड़ी है और दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, तो सड़कों पर 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंटें बिछाने की जो लागत है वो कितनी आएगी। आप लोगों में मेंसुरेशन के क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो वैसे सवालों को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको भी डिटेल में बताएंगे। काफ़ी बच्चे नहीं जानते और तब से कमेंट में बैच के बारे में कह रहे हैं। तो देखो मेरे हमेशा मैथ्स के 2 तरह के बैच चलते हैं, एक हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है और एक हमारा मैथ्स का लाइव बैच है। अगर किसी स्टूडेंट की परीक्षा आसपास में होती है, 3 महीने 4 महीने के करीब में होती है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप संपूर्ण गणित सीखना चाहते हैं, किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा मैथ्स का स्पेशल बैच ये ले सकते हैं। ना सिर्फ ये आपको जीडी में, बल्कि जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, भारत के किसी भी परीक्षा में आपको ये बैच सहायक होती है। यदि आप
अपने तरीके से अपने सिलेबस को कवर करना चाहते हो, यदि आपके अपना गट्स है, आपका अपना मेरे भाई जो है करिश्मा है, आप अपने तरीके से अपना शेड्यूल बना सकते हो, एक दिन में 2 वीडियो, ढाई वीडियो, 3 वीडियो देखना चाहते हो, अपने हिसाब से अपने चैप्टर्स को चूज़ करना चाहते हो, तो एक पूरा रिकॉर्डेड बैच आपको यहाँ पर मिलता है। ये 2023 में ही इसकी रिकॉर्डिंग की गई है पूरी की पूरी, और सारे चैप्टर इसके नए और मेरे भाई अपडेटेड पैटर्न पे हैं। 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं की गई है, जो कि हमारा कोई मतलब जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया और बाकी चीज़ें हो गई, उनमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। अभी जितने भी आपने सीजल के एक से एक सेलेक्टेड कैंडिडेट को देखा है, काफ़ी सारे बच्चे हमारे रिकॉर्डेड बैच से और हमारे जो है मेंस बैच से जुड़े हुए थे। तो ये हमारा मैथ्स का स्पेशल लाइव प्लस वीओडी बैच है, प्री प्लस मेंस पूरा कवर है इसके अंदर में, और यहाँ पर इसकी जो वैलिडिटी मिलती है वो लाइफ टाइम मिलती है। ये बच्चों को सबसे ज़्यादा फायदा पहुँचाती है। आज कोई बच्चा है 12वीं में मेरे भाई है, फर्स्ट ईयर में है ग्रेजुएशन के, वो तैयारी कर रहा है, वो इस बैच को लेगा, और जब उसकी ग्रेजुएशन खत्म होगी उसके बाद तक भी ये बैच उसके पास रहेगा, तो वहाँ पर वो तैयारी को और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। यानी आपको 4 बार 5 बार किसी की बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, डबल पेमेंट किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं 1 साल बाद दोबारा से रिचार्ज करो, बिल्कुल भी नहीं। 1 महीने का रिचार्ज आपका 200 सवा 200 के करीब में आता है, 3 महीने का रिचार्ज 600 के करीब में आएगा, और आपको ये कंप्लीट बैच जो है वो आपको उतने में मिल जाती है। तो 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है, जो किसी भी परीक्षा के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप संपूर्ण इंक्वायरी करना चाहते हैं तो ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे भाई जो है और ज़्यादा डिटेल में देखना है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर अपने अगले सवाल के बारे में। तो ये जो सवाल था हमारा, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, देखो रेक्टेंगुलर ग्राउंड 90 मीटर लॉन्ग एंड 42 मीटर वाइड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई हमारी कितनी है, तो 90 मीटर है, और चौड़ाई हमारी कितनी है, तो 42 मीटर है। 2 क्रॉस रोड है उसके सेंटर में, रोड पैरेलल टू द लेंथ इज 7 मीटर वाइड एंड अदर रोड इज 3 मीटर वाइड। एक यहाँ पर क्या है, तो क्रॉस रोड का मतलब ऐसा होता है कि एक चौराहा पूरा का पूरा हमने ऐसा निकाल दिया है, ठीक है, और दूसरा चौराहा जो हमने निकाला है वो यहाँ पर ऐसा निकाला है। पहले चौराहे की जो हमारी वो है चौड़ाई है वो 7 मीटर की है, ये जो चौड़ाई है वो 7 मीटर की है, और दूसरे चौराहे की जो चौड़ाई है वो हमारी 3 मीटर की है। ये हमसे मेरे भाई पूरे की पूरी बात कही गई है। बोला गया यदि इस पर ईंट बिछाने का काम किया जाए तो खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर इस चौराहे का एरिया निकालो। कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें एरिया का पता करना होता है, ये एरिया हमारा कितना होगा। तो इस एरिया के बारे में अगर हम बात करेंगे, यदि दोनों की चौड़ाई सेम होती तो एक फॉर्मूला लगा देते जो कि फॉर्मूला बुक में दिया गया है, लेकिन अगर कॉस्ट हमारा मतलब सेम नहीं है यहाँ पे, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बोलेंगे सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं कि इसका एरिया मेरे भाई कितना होगा। तो बोलोगे सर ये अपने आप में क्या है, एक रेक्टेंगल है, आयत है, एरिया हमारा कितना होगा, तो 90/7, यानी एरिया हो जाएगा 90 × 7 हो जाएगा। दूसरा हम किसका एरिया निकालेंगे, दूसरा हम इसका एरिया निकालने वाले हैं, यहाँ पे इसका एरिया निकालने वाले हैं, ये रोड का निकालने वाले हैं। ये हमारा एरिया कितना है, तो देखो 42/3 का है। तो बोलेंगे सर 42/3 यानी 42 × 3 का। तो पहले का भी एरिया आ गया, दूसरे का भी एरिया आ गया, लेकिन इसमें आपने गौर फरमाया एक एरिया है जो कि 2 बार आ चुका है, और वो कौन सा वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट इस रोड में भी आ रहा है, ये वाला पार्ट इस रोड में भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एक बार उससे माइनस करना होगा। तो माइनस करना होगा, तो देखो ये 7/3 का है, तो 7/3 के लिए क्या माइनस करना होगा, 7 × 3। ठीक है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे 9×7=63 आपका हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 4×3=12 126, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 21। अगर हम कुल मिलाकर बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 735 के करीब में, क्योंकि यहाँ से आपको कितना मिलेगा, तो 105 मिलेगा, 105 इसमें जोड़ोगे 735। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका एरिया आया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, कॉस्ट तुम्हारा कितना है। तो अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट का बात हमारा हो जाएगा, एरिया कितना है 735, और रेट हमारा कितने का लग रहा है, 25 का लग रहा है। तो खर्चा हमारा कितने का आएगा, 25/125 12, 25 से 75 12 87 7 8, 25 से 175 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, तो 185 18575। हालांकि आप यहां पर जो है डिजिटल सम भी लगा लेते तो भी आपका उत्तर आ जाता। समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। चलो आ जाओ। अब छोटा मोटा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का, वो भी देखिए चोर पुलिस के ऊपर में क्या कहा गया। ये भी जीडी 2023 का आपका एक क्वेश्चन है, और कैसे पेपर में अप्रोच करेंगे। एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 150 मीटर की दूरी से देखा। चोर को देखा किसने, पुलिस वाले ने। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 11 और 12 की गति से दौड़ते हैं, तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या है। क्वेश्चन में बाकी घिसे पिटे सवालों की तरह ये नहीं पूछा कितने देर के
के बाद चोर पकड़ा जाएगा। उल्टा यहाँ पर ये पूछा है कि 6 मिनट के बाद में उनकी दूरी कितनी है। अब क्या होगा ये समझो, यहाँ पर तुम्हारा चोर था, यहाँ पर तुम्हारा पुलिस था। चोर भागने लगा, पुलिस भी भागने लगी। समझ में आ गया बात? यहाँ पे दोनों के दोनों मेरे भाई भागने लगे। यहाँ पे आज इनके बीच में कितने की दूरी है, तो बोलोगे सर आज इनके बीच में देखो यहाँ पर 150 मीटर की दूरी है। आज इनके बीच में कितने की दूरी है? 150 मीटर की दूरी है। फिर से यहाँ लिख देता हूँ मेरे भाई कौन कौन क्या है। तो ये वाला तुम्हारा कौन है? तो ये वाला तुम्हारा चोर है। और ये वाला कौन है मेरे भाई? तो ये वाला तुम्हारा पुलिस है यहाँ पे। ठीक है, तो चोर भागने लगा, पुलिस भागने लगी। दोनों के बीच में जो गैप आया वो कितने का आया? 150 मीटर का आया। थीव स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेसेस हिम। द थीव एंड द पुलिसमैन रन एट अ स्पीड ऑफ 11 एंड 12। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो चोर कितने की रफ्तार से भाग रहा है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और पुलिस कितने की रफ्तार से भाग रही है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर बोला गया कि इनके बीच में 6 मिनट के बाद में दूरी कितनी होगी। जाहिर सी बात है, जिसकी गति ज्यादा होगी वो ओवरटेक करेगा। पुलिस की गति ज्यादा है, 12 है, तो वो क्या करेगा? ज्यादा भागेगा। 1 घंटे में ये 12 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 11, यानी इस गैप को और कम किया जाएगा। तो इस गैप को और कम किया जाएगा तो कितना कम होगा? तो हम यहाँ पर बात करते हैं 6 मिनट में ये गैप कितना कम हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो गैप है मेरे भाई वो कितना कम हो सकता है वो जरा समझो। तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर 1 घंटे में ये जो गैप है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में, आप ऐसे समझो सर 60 मिनट में ये जो गैप है वो कितना कम होगा? 1 किलोमीटर। या ऐसे समझ लो 60 मिनट में ये भागेगा 11, 60 मिनट ये भागेगा 12, तो यानी गैप कितना? 1 किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर जो है वो पुलिस ज्यादा भाग जाएगी। 1 किलोमीटर भागती है 60 मिनट में, यानी 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर भागती है पुलिस कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो यहाँ तो 6 मिनट की बात मेरे भाई की गई है। तो बोलेंगे 0 से 0 खत्म, 6 से 6 खत्म, यानी 100 मीटर। 100 मीटर का जो गैप है वो और कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लेफ्ट कितना बचेगा? तो बोलोगे सर लेफ्ट की बात करते हैं, 150 में से 100 निकल गया तो यहाँ पर कितना? 50 का उनके बीच में गैप रहेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को? बोलोगे सर यहाँ ये कैसे लिख दिया? तो देखो 12 माइनस 11 यानी 1 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 किलोमीटर पर आवर का रिलेटिव स्पीड है। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 किलोमीटर को 1000 मीटर और 1 आवर को 60 मिनट, यानी एक तरीके से कि 60 मिनट में इतने का गैप, तो 6 मिनट में कितने का गैप? 100 का गैप। 100 का गैप दे दिया तो 150 में से 100 माइनस हो गया, बचा कितना? 50, यानी 50 का गैप रहेगा। आज के सेशन में चलिए 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं। एक यहाँ पर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, और एक क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो गया। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको ट्राई करना है और इसका आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। अगर ये 2 क्वेश्चन जिसका आ गया उत्तर ना, तो समझ लो उसकी तैयारी बहुत पक्की है और जीडी में बहुत अच्छा स्कोर वो करने वाला है। तो एक छोटा सा आपको ग्लिम्स समय देना था यहाँ पर पेपर का कि भैया तुम किस तरीके से जीडी का जो है पेपर देने जाओ, यहाँ पर किस सोच और मानसिकता के साथ जाओ। जब पेपर को अटेम्प्ट करो तो किन किन बातों का ध्यान रखो, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना था। आज के सेशन का प्रिंटेबल PDF हमारे ये दोनों टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है।